फ्यूचर्स डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर्स एग्जैक्टली क्या होता है। तो जैसा कि हमने फॉरवर्ड में किया था, हमने उसके फीचर्स रिवाइज किए थे, तो अभी फ्यूचर्स के भी फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं। दोनों के पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। T0 में कोई कैश फ्लो नहीं होता। T इजिकल टू मैच्योरिटी में या तो फिजिकल होगा या तो कैश सेटलमेंट होगा। ये आपके फीचर्स पार्ट 1 हो गए। एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, स्क्वायर ऑफ पॉसिबल। तो फ्यूचर्स सिंस वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो स्क्वायर ऑफ करना काफ़ी आसान होता है। मार्जिन डिपॉजिट होती है यहाँ पे, रीप्राइसिंग भी की जाती है और ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेड होता है जैसे मैंने कहा। तो ये फीचर्स पार्ट 2 हो गए। बाकी 3 आपके वैसे ही थे जैसे मैंने आपको बताया। अब फ्यूचर्स कैसे काम करता है डिस्कस करते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब करते हैं तो इसमें होता क्या है। हमारे केस में डेट है 1 सितंबर, जो हम स्टार्टिंग से वही लेके चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाला डेट है 1 सितंबर। इन्वेस्टर सी मैंने लिया हुआ है, इन्वेस्टर डी लिया हुआ है। सिंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज बीच में आता है। स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्वेस्टर सी एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, और इन्वेस्टर डी भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। तो अभी तक हमको इतना समझ में आ गया कि जैसे स्टॉक एक्सचेंज बीच में इन्वॉल्व है तो इन्वेस्टर सी इन्वेस्टर डी के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। वो इन्वेस्टर सी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, इन्वेस्टर डी अलग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सी भी अलग कर रहा है, डी भी अलग कर रहा है। ठीक है, सी कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा है? सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि सी विल सेल दिस येलो शेयर्स। येलो मैंने किया 100 शेयर्स। जैसे कि मैंने कहा था ना कि साइज़ अलग अलग होती है, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि जो येलो शेयर्स है ना, वो एक शेयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे हम लोग, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 100 शेयर का करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो पीस ऑफ पेपर मैं आपसे कह नहीं रहा था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में या फिर ऑप्शन में जो पीस ऑफ पेपर है वो स्टॉक एक्सचेंज में बस डेटा लिख लेती है, मेरे को सिर्फ उसमें साइन करना है। तो जो डेटा लिखा हुआ है ना, उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको 100 शेयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक शेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। एक शेयर्स के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, 100 शेयर्स के पीछे में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। मतलब कागज़ जो है वो जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डेटा लिखा हुआ है उसमें 100 फ्यूचर्स लिखे हुए हैं। तो सी को एक शेयर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो सेल करेगा 100 शेयर्स ऑन 30 नवंबर @150। इसको क्या लग रहा है कि 150 से प्राइस नीचे जाएगा तो प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको समझा रहा था कि एक फ्यूचर का जो रेड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 100 येलो शेयर्स हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का, है तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक ही पीस ऑफ पेपर है, पर उसके अंदर में शेयर्स कितने लिखे हुए हैं? 100 येलो शेयर्स लिखे हुए हैं। इन्वेस्टर डी क्या कर रहा है? इन्वेस्टर डी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट कि डी विल बाय दिस येलो 100 शेयर्स ऑन 30 नवंबर @150 रुपये। इसको लग रहा है 150 से बढ़ेगा। तो सी ने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्टॉक एक्सचेंज के साथ, डी ने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर तो सेम रहे हैं जो पहले भी कर रहे थे कि सी बेचेगा येलो शेयर्स और डी बाय करेगा येलो शेयर्स, पर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो गए क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हो गया। अब जो मैं आपको समझा रहा था कि एक फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 100 शेयर्स हैं, 100 येलो शेयर्स हैं, इसी चीज़ को कहा जाता है लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब ये है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक पीस ऑफ पेपर और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कितने शेयर्स या कितने अंडरलाइंग एसेट हैं। मतलब फॉर एग्जांपल शेयर्स की बात चल रही है तो मैंने यहाँ पे 100 शेयर्स ले लिया, या फिर मैं कुछ दूसरा अंडरलाइंग एसेट यानी कि फॉर एग्जांपल करेंसी ले लिया, या फिर मैंने आपको ले लिया इंडेक्स ले लिया। तो कितने इंडेक्स? एक इंडेक्स या 100 इंडेक्स या 50 इंडेक्स या 75 इंडेक्स, कितने भी हो सकते हैं। वो स्टैंडर्डाइजेशन का काम किसका है? स्टॉक एक्सचेंज का, वो करेगी। पर मुझको क्या पता होना चाहिए? मुझको पता होना चाहिए कि लॉट साइज अगर 100 है, मुझे सुनने में आया कि लॉट साइज 100 है रिलायंस के शेयर्स का, रिलायंस के फ्यूचर्स का, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एक रिलायंस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मुझे 100 रिलायंस के शेयर्स के पीछे में करना पड़ेगा, और 100 रिलायंस का शेयर यानी कि अंडरलाइंग एसेट, तो 100 अंडरलाइंग एसेट के पीछे में वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करना चाहूँ मतलब साइन करना चाहूँ तो करूंगा, नहीं करना चाहूँ तो नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। बट ये जो पीस ऑफ पेपर किसने बना दिया? स्टॉक एक्सचेंज ने बना दिया कि भाई लॉट साइज 100 रहने वाली है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई और कर लेगा। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन होता है स्टॉक एक्सचेंज में। तो लॉट साइज आपकी होगी 100। ठीक है, नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, जो सी ने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 किया, इसको हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, यहाँ है ना, सी विल सेल द येलो शेयर्स, सो दिस इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। एंड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन, इसे हम कहेंगे शॉर्ट पोजीशन।
शॉर्ट पोजीशन क्यों बोल रहा हूँ? शॉर्ट पोजीशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज ना तो मैंने कोई शेयर परचेस किया, ना तो मैंने कोई शेयर सेल किया, मैंने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है ना तो उसमें हम कहते हैं कि मैंने कोई ना कोई पोजीशन ली होगी। अगर मैंने कुछ सेल करने की कॉन्ट्रैक्ट किया तो मैं उसको कहूँगा शॉर्ट पोजीशन, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय जो डी ने किया उसको हम कहेंगे लॉन्ग पोजीशन। जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ना तो ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आपने कौन सी पोजीशन ली। तो मैं कहूँगा यार सी, जैसे अगर मैं सी हूँ तो मैं कहूँगा यार इस कॉन्ट्रैक्ट में ना मैंने शॉर्ट पोजीशन ली, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट पोजीशन ली मतलब आप जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो वो सेल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि एक पर्टिकुलर डेट को आप कुछ चीज़ बेचोगे। अब मान के चलो मैं डी बन गया। अब डी ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया है। तो जब डी से पूछा जाएगा कि आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो तो वो बोलेगा डी कि मैं लॉन्ग पोजीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ। तो सामने को समझ में आ जाएगा कि अगर इसने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है कॉन्ट्रैक्ट में मतलब इसने कोई ना कोई पर्टिकुलर डेट को कोई चीज़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया घर। कोई चीज़ खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय हो गया, यानी कि लॉन्ग पोजीशन हो गया। अब शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर के केस में हम कहते हैं एफ माइनस, और लॉन्ग पोजीशन मतलब एफ प्लस। अभी एफ माइनस एफ प्लस सीधी बात है। अगर आप याद करना चाहो एफ प्लस कर रहे हैं, प्लस मतलब कोई चीज़ में कोई चीज़ जुड़ती है या कोई चीज़ प्लस होती है जुड़ती है तो उसको हम कहते हैं प्लस। कोई चीज़ माइनस होती है तो कहते हैं माइनस। तो प्लस होगी मतलब मेरे पास अंडरलाइंग एसेट आ जाएगा, मेरे पास अंडरलाइंग एसेट जुड़ जाएगा तो मैं उसको एफ प्लस बोलूंगा। मेरे से अंडरलाइंग एसेट मेरे से चला जाएगा, मेरे से चला जाएगा तो मैं उसको कहूँगा एफ माइनस। तो ये एफ माइनस एफ प्लस टर्मिनोलॉजीज है या शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन टर्मिनोलॉजी है। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय, ये टर्मिनोलॉजी सिखाना था मुझे वो आपको। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो धोखा था, किसमें धोखा था? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में धोखा था। क्या धोखा था कि अगर सी को लग रहा है यार कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करना है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करेगा, सामने वाले को बोलेगा डी को जा भाई कोर्ट में निपट लेना, और डी भी सेम कर सकता है सी के साथ। लेकिन हमने कहा था कि ऐसा हम इसमें नहीं कर सकते, किसमें? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है और वो मार्जिन मनी लेती है। अब मार्जिन मनी लेने का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है वो समझ लेते हैं। कि इन्वेस्टर सी जो है वो मार्जिन मनी डिपॉजिट करेगा, यानी वो धोखा नहीं दे सकता स्टॉक एक्सचेंज के पास। और डी भी सेम है कि मार्जिन मनी डिपॉजिट करेगा तो धोखा नहीं कर सकता। इसको लग रहा है कि 150 रुपीज़ से नीचे जाएगा येलो शेयर, इसको लग रहा है 150 से ऊपर जाएगा येलो शेयर। अब इन्होंने दोनों ने पैसे जमा करा दिए। किस दिन जमा कराए? जिस दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 सितंबर। हमारे लिए 1 सितंबर T/0 है, यानी कि आज है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब 1 सितंबर को इन्होंने जमा करे 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे ना कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पे, ये हुआ है 100 शेयर्स के पीछे में, 150 रुपये एक शेयर है। सो 150 रुपीज़ पर शेयर मल्टीपल बाय 100 शेयर्स विच विल गिव यू 15,000 रुपीज़। तो 15,000 के करीब ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 15,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब इस 15,000 का एक परसेंटेज लिया जाता है, 10%, 8% समथिंग मार्जिन मनी के रूप में। तो अगर 15,000 का अराउंड कुछ 10% या 11-12% कुछ लगाया होगा तो 2,000 रुपये मार्जिन मनी कैलकुलेट की स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज ने कहा सी से कि आप जमा कराओ 2,000 रुपये, और डी से भी कहा कि 2,000 रुपये जमा कराओ। अभी दोनों का एक मार्जिन अकाउंट खुल चुका है स्टॉक एक्सचेंज के पास। सी का अकाउंट खुल चुका है जिसमें 2,000 रुपये पड़े हैं, और डी का भी खुल चुका है जिसमें 2,000 रुपये पड़े हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 सितंबर मतलब एक दिन बाद क्या हुआ, एक दिन बाद की कहानी देखते हैं। एक दिन बाद क्या हुआ कि जो येलो शेयर है ना उसकी प्राइस 140 रुपये हो गई। येलो शेयर की प्राइस 140 रुपीज़ हो गई। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की भी हो जाएगी चेंज वैल्यू। अब यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि येलो शेयर्स 14,000 रुपीज़ के हो गए। मतलब आज अगर सी जो है वो सोच रहा था कि 150 रुपीज़ से नीचे जाना चाहिए और एक्चुअली में शेयर की वैल्यू 140 रुपीज़ हो गई, तो उसको 2 सितंबर को ही पता चल गया, मतलब अगले दिन ही उसको प्रॉफिट दिख रहा है। कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? सी के पास नोशनल प्रॉफिट है 150 माइनस 140 इंटू 100 शेयर्स, 1,000 रुपये का नोशनल प्रॉफिट है। और जितने का सी को नोशनल प्रॉफिट है उतने डी को नोशनल लॉस है। ये नोशनल क्यों बोल रहा हूँ? नोशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चालू है, कॉन्ट्रैक्ट बंद नहीं हुआ। लेकिन घर बैठ के सी सोच रहा है कि यार मैंने आज तो 1,000 रुपये कमा लिए, 150 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ, 140 रुपीज़ की प्राइस हो गई है, मतलब 10 रुपये तो आज की डेट में मैं कमा चुका हूँ, 1,000 रुपये कमा चुका हूँ। और डी भी घर बैठ के निराश है। निराश इसलिए क्योंकि वो 1,000 रुपये का लॉस उसको दिख रहा है, नोशनल लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। ये कोई रियल लॉस नहीं है, ये नोशनल है, आर्टिफिशियल है। क्यों आर्टिफिशियल है? क्योंकि सिंस शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस की भी कैलकुलेशन दिख रही है कि यार किसको लॉस हो किसको प्रॉफिट हुआ। तो 1,000 रुपये तो लॉस दिख रहा है।
अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, सी के अकाउंट में 1000 रुपये जमा कर देगा और डी के अकाउंट से डिडक्ट करेंगे 1000 रुपये। तो सी के पास अभी मार्जिन अकाउंट के अंदर में बैलेंस हो गया 3000 और डी के अकाउंट में हो गया सिर्फ 1000 रुपये। तो जो नोशनल लॉस एंड प्रॉफिट है वो जो है वो उसके मार्जिन अकाउंट में प्लस माइनस होता रहता है, स्टॉक एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, इसी को हम रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट बोलते हैं कि जो डे एंड यानी कि आज दिन भर ट्रेडिंग हुई होगी 3:30 3:15 तक स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। तो जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ जो क्लोजिंग प्राइस थी, तो क्लोजिंग प्राइस में पता चलेगा कि किसको प्रॉफिट और किसको लॉस हुआ। उतना प्रॉफिट और लॉस आपने जो मार्जिन मनी जमा करके रखी है ना उसमें या तो जुड़ेगा अगर आपको नोशनल प्रॉफिट है तो, और या तो लेस हो जाएगा अगर आपको नोशनल लॉस है तो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करोगे ना तभी ये नोशनल प्रॉफिट या लॉस एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस बनेगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस है। कल को ये पैसे आपके अकाउंट से निकल सकते हैं और किसी और के अकाउंट में जमा हो सकते हैं। जैसे कि आगे देखते हैं 3 सितंबर को क्या हुआ। 3 सितंबर को ये हुआ कि एक शेयर की वैल्यू 165 हो गई, मतलब 140 थी या 165 हो गई, मतलब 150 रुपए से ऊपर। तो कौन जीता, डी जीत गया। डी क्या सोच रहा था कि 150 से ऊपर वैल्यू बढ़ जाएगी और वैसा ही हुआ 165 हो गया। अब अगर 165 हो गया तो टोटल वैल्यू कितनी होगी येलो शेयर्स की 16,500। तो सी को अभी लॉस हो गया, सी को पहले प्रॉफिट हो रहा था अब लॉस हो गया। 165 माइनस 150 जितने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स यानी कि 1500 रुपये, और डी को नोशनल प्रॉफिट हो गया 1500 रुपये का। तो अब क्या करेगा स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज डी के अकाउंट में 1500 रुपये जमा कर देगा और सी के अकाउंट से 1500 निकाल लेगा। अब सी के अकाउंट में 1500 रुपये सिर्फ बचे हैं और डी के पास 2500 रुपये आ चुके हैं। तो जिसको प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा वो क्रेडिट डेबिट चलता रहेगा। कब तक चलेगा, 30 नवंबर तक चलेगा, यानी कि 3 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो जब एक्सपायरी डेट है तब तक ये प्लस माइनस चलता रहेगा, जिसको प्रॉफिट है उसके अकाउंट में जमा, जिसका अकाउंट में लॉस है उसका अकाउंट में निकाला दिया जाएगा। तो ये चीज़ मार्जिन अकाउंट के थ्रू की जाती है और इसी को रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट कहते हैं। जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था उसका मतलब यही है। और इससे क्या होता है, जो डिफॉल्ट रिस्क है यानी क्रेडिट रिस्क है वो वर्चुअली जीरो हो जाता है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि 2 सितंबर से लेकर के 3 महीने 30 नवंबर तक ये प्लस माइनस चलता रहेगा 3 महीने तक। अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है लॉस है, अगर आपको कहीं पर भी इसको एक्चुअल प्रॉफिट है लॉस बनाना है तो आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। जो मैंने आपको स्क्वायर ऑफ सिखाया था ना कि यानी कि और नहीं खेलना, तो ये 3 महीने के दौरान में अगर कोई भी डिसाइड करता है तो सी डिसाइड करता है या डी डिसाइड करता है कि उसे और नहीं खेलना तो उसे स्क्वायर ऑफ कर लेगा। और अगर स्क्वायर ऑफ कर लिया ना तब ये जो नोशनल प्रॉफिट लॉस है आपके मार्जिन अकाउंट में जो प्लस माइनस हो रहे हैं ये बन जाएंगे आपके एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल लॉस, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तब तक के यानी कि 3 महीने के दौरान इसको आप नोशनल प्रॉफिट और लॉस कहोगे, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। ये बताने का कारण ये है कि आप अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल या कहीं पर भी आप देखेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन बताता है कि प्रॉफिट या लॉस निकालो, या फिर क्वेश्चन में ना आंसर के रूप में या तो सिर्फ प्रॉफिट लिखा है या तो सिर्फ लॉस लिखा है। सो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये प्रॉफिट कौन सा एक्चुअल में हुआ है या सिर्फ नोशनल है। तो यहाँ पे मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ आपको कि जब तक कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ नहीं कर लेते तब तक कि वो आपके लिए नोशनल प्रॉफिट या लॉस होगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, चाहे तो एक्सपायरी डेट को या एक्सपायरी डेट के पहले यानी कि स्क्वायर ऑफ कर ले, तब भी आपका प्रॉफिट लॉस एक्चुअल प्रॉफिट लॉस कहलाता है। होता क्या है, हम क्वेश्चंस के सम्स और क्वेश्चन के आंसर्स और उनके मेथड्स में इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि ओवरव्यू या ओवरव्यू यानी कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझना भूल जाते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी प्रॉफिट लॉस हो तो आप एक बार समझने की कोशिश करो कि वो नोशनल है या वो एक्चुअल है, क्योंकि कभी ना कभी अगर आप रियल लाइफ में करने जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फ्यूचर्स 3 सब डिवाइडेड हैं। एक होता है स्टॉक फ्यूचर्स, एक होता है इंडेक्स फ्यूचर्स और एक होता है करेंसी फ्यूचर्स। सो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या होगा, अगर मैं शेयर्स यानी फॉर एग्जांपल येलो शेयर्स की बात करूँ तो इस येलो शेयर्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट पे बना हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर निफ्टी या सेंसेक्स पे अगर वो अंडरलाइंग एसेट है तो उस फ्यूचर को हम कहेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स। और अगर रुपी, डॉलर, पाउंड या येन ये अंडरलाइंग एसेट है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कहूँगा करेंसी फ्यूचर। ये उनकी टर्मिनोलॉजीज हैं। ये 3 तरह के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब लॉट साइज जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था कि जो पीस ऑफ पेपर है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 100 शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, अब तुमको साइन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इसको बोलते हैं लॉट साइज। और लॉट साइज अगर मैं एग्जांपल के रूप में स्टॉक फ्यूचर का लूँ तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी हो सकते हैं।
इंडेक्स फ्यूचर की मैं बात करूँ तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 50 निफ्टी हो सकते हैं, निफ्टी यानी कि इंडेक्स हो गया। और अगर करेंसी फ्यूचर की बात करूँ तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डॉलर 5 लाख हो सकते हैं। तो ये जो डॉलर है, ये निफ्टी है और ये शेयर्स हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों है अंडरलाइंग एसेट। इस अंडरलाइंग एसेट से क्या बना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कौन सा डेरिवेटिव, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाला डेरिवेटिव। और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक पीस ऑफ पेपर में 100 शेयर्स ऑफ कंपनी बाय सेल हो रहे हैं, कि अगर आपको 100 शेयर्स ऑफ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो, नहीं करना तो मत करो। अगर आप ये जो पीस ऑफ पेपर जो स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है उसमें 50 निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं, मतलब पीस ऑफ पेपर में लिख लिए हैं, अब आपको साइन करना तो करो मत करो। और करेंसी फ्यूचर में भी यही है कि 5 लाख डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, आपको परचेस करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। तो इस तरीके से आपके लॉट साइज होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर्स के केस में स्क्वायर ऑफ या फिर कैश सेटलमेंट कैसे होता है, यानी कि और नहीं खेलना आप कैसे डिसाइड करते हो। देखो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, सबसे पहले जो हमने देखी थी रिकॉल करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं बोला था आपको कि इन्वेस्टर सी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज के साथ, और इन्वेस्टर डी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है, रेड कॉन्ट्रैक्ट। इन्वेस्टर डी एक अलग कॉन्ट्रैक्ट करता है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। और यहाँ पे इसने पोजीशन ले रखी है एफ माइनस शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे इसने लॉन्ग पोजीशन ले रखी है एफ प्लस। अब अगर इन लोगों को यानी कि सी को या फिर डी को कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ करना है, यानी कि या फिर कैश सेटलमेंट करना है, यानी कि उनको और नहीं खेलना, तो कैसे होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में स्क्वायर ऑफ या फिर कैश सेटलमेंट कैसे होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर रखा है, यहाँ पे अगर मैं डी का एग्जांपल लूँ या इन्वेस्टर डी का एग्जांपल चल रहा है कि उसने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय लॉन्ग पोजीशन एफ प्लस करके रखा है। अब इसको अगर स्क्वायर ऑफ करना है ना तो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करेगा, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ले लेगा, उसकी लॉन्ग पोजीशन है वो शॉर्ट पोजीशन ले लेगा, यानी कि एफ माइनस कर देगा। टेक रिवर्स पोजीशन बाय एंटरिंग इनटू वन मोर कॉन्ट्रैक्ट। तो इन्वेस्टर डी के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं कि अगर इन्वेस्टर डी को स्क्वायर ऑफ करना है तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 वो तो चालू है ही, उसके अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 कर लेगा, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा जिसमें रिवर्स पोजीशन है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो 2 था वो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय था तो दूसरा वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। अगर वो लॉन्ग पोजीशन था यानी कि वो शॉर्ट पोजीशन ले लेगा, यानी कि वो एफ प्लस करके रखा हुआ था तो एफ माइनस कर लेगा। कौन करेगा, इन्वेस्टर डी। क्यों करेगा, क्योंकि उसको स्क्वायर ऑफ करना है, उसे खत्म करना है। तो एक तरीके से मैं बोलूँ तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए मैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, इसको मारना है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 को अगर मारना है ना तो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 या दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करो जिससे ये खत्म हो जाए। इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने नहीं जा रहा हूँ कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, जो मैंने साइन किया है वो सब कैंसिल करो, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है इसको रहने दो, मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ये पहले कॉन्ट्रैक्ट का जो इफेक्ट है उसको नलीफाई कर देगा दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज नोन एज स्क्वायर ऑफ इन केस ऑफ फ्यूचर्स या कैश सेटलमेंट in case of futures, in which what you do, you have taken a position, your present situation like you have taken a position, for example you have taken a long position, now you will enter into another contract which is short position, एफ प्लस करके रखो तो एफ माइनस कर लो, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय की हो ना तो एक और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर दो, वही शेयर्स रहेंगे, वही टाइम पीरियड रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस कॉन्ट्रैक्ट टू बाय की जगह कॉन्ट्रैक्ट टू सेल होगा। एक जगह साइन किया था ना पहले, अब दूसरी जगह साइन कर लो, खत्म, पहला वाला भी खत्म हो जाएगा, दूसरा वाला एक दूसरे को मार देंगे, खत्म हो जाएंगे दोनों कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल हो जाएंगे। तो स्क्वायर ऑफ और कैश सेटलमेंट फ्यूचर्स के केस में ऐसे होता है, और नहीं खेलना तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर दो। अब फ्यूचर का प्राइस थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फ्यूचर का प्राइस यानी कि डेरिवेटिव का प्राइस। मार्केट में कोट्स कैसे होते हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में कोट यानी कि कैसा रहता है, वो ऐसे रहता है कि 3 महीने का फ्यूचर प्राइस रिलायंस का अगर है तो 312 रुपये पर शेयर, मतलब 3 मंथ्स का फ्यूचर का प्राइस रिलायंस शेयर्स पे अगर कोई फ्यूचर है, रिलायंस शेयर्स मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में कि रिलायंस का शेयर्स येलो शेयर्स अलग होंगे और रिलायंस पे बना हुआ डेरिवेटिव रेड कॉन्ट्रैक्ट अलग होगा, यानी कि रिलायंस का फ्यूचर अलग होगा, रिलायंस का शेयर अलग होगा। यहाँ पे पर शेयर लिखा है तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये शेयर का प्राइस नहीं है, ये फ्यूचर का प्राइस है, यानी कि ये डेरिवेटिव का प्राइस है। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे शेयर लिखा है या पर शेयर है तो समझते हैं कि शेयर की प्राइस है, नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हूं मैं, फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर का क्या मतलब है, डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का प्राइस है, यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है, रिलायंस का जो रेड कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्राइस है 312 रुपये पर शेयर। ठीक है, लॉट साइज हमको दी हुई है 50 शेयर्स रिलायंस के,
कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट का जो पीस ऑफ पेपर है उसमें 50 शेयर्स लिख दिए स्टॉक एक्सचेंज, अब तुमको साइन करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। इसका मीनिंग क्या निकलेगा? मीनिंग निकलेगा टुडे दैट इज T0 वी आर एंटरिंग इनटू वन कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल। मैंने कहा था ना, या तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लो या तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लो। 50 रिलायंस शेयर्स एट द रेट 312 रुपये पर शेयर आफ्टर 3 मंथ्स। अब एक बात ये मैं बता दूं आपको कि जो फ्यूचर की प्राइस होगी 312 रुपये पर शेयर ना, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करने जाऊंगा तो भी 312 रुपये रहेगा कि 312 पे आपको बाय करना है, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करना है, या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल करना है तो भी 312 पे चल रहा होगा। दोनों का बस पोजीशन अलग ले सकता हूँ, प्राइस वही रहेगी, टाइम पीरियड भी वही रहेगा और लॉट साइज भी वही रहेगा कि 50 रिलायंस के शेयर्स हैं, 312 रुपये पर शेयर फ्यूचर की प्राइस है, 3 महीना टाइम पीरियड आज से 3 महीने बाद। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय है या कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है वो मेरे को डिसाइड करना है कि मुझे एफ प्लस करना है या एफ माइनस करना है। ठीक है, तो T0 3 महीने बाद T0 मैच्योरिटी में क्या होगा, या तो मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा 50 रिलायंस के शेयर्स। रिलायंस का शेयर्स मतलब अंडरलाइंग एसेट, 312 रुपये पर शेयर। इट मीन्स दैट वी आर डिसाइडिंग टूडे द रेट 312 रुपये पर शेयर, क्वांटिटी 50 शेयर्स, टाइम आफ्टर 3 मंथ्स। तो कॉन्ट्रैक्ट जो आज मैं कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट में आज मैं डिसाइड कर रहा हूँ ये सब। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आ रहा है आपके सामने जो कि कहता है कि एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू द फ्यूचर प्राइस मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज। मतलब एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस अलग होगी और फ्यूचर प्राइस अलग होगी। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी होगी, 312 रुपये पर शेयर फ्यूचर का प्राइस है, इंटू 50 शेयर्स, तो ये शेयर और ये शेयर कट जाएगा, 50 इंटू 312, 15,600 रुपये। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो पीस ऑफ पेपर है ना, उसकी वैल्यू 15,600 है, ना कि 312। क्योंकि 312 तो एक शेयर के पीछे है फ्यूचर की प्राइस, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ वो एक शेयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने जा रहा हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट में 50 शेयर का करने जा रहा हूँ। मतलब 312 इंटू 50, 15,600 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ मैं। ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस और जनरल मार्केट में ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि 312 रुपये फ्यूचर का प्राइस है, बट कॉन्ट्रैक्ट में तो 50 लॉट साइज है, तो फ्यूचर का प्राइस 312 है या 15,600 है, लेकिन क्या है? तो आज मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग चीज़ होती है और एक फ्यूचर की प्राइस अलग चीज़ होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि वो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी वैल्यू कितनी है, और उसके अंदर लिखे हुए अंडरलाइंग एसेट, एक अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कितनी है वो अलग होगा। आप एक अंडरलाइंग एसेट पे तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते अनटिल अनलेस आपका लॉट साइज 1 है, तो चलो ठीक है, लेकिन लॉट साइज हमेशा अलग है। जैसे इस केस में लॉट साइज 50 रिलायंस का शेयर्स है, स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करना है ना फ्यूचर वाला, तो 50 रिलायंस के शेयर्स पे करना पड़ेगा। साइन करना तो करो, नहीं करना तो मत करो। ठीक है, हम सुन लिए उनकी बात। अब ये मेरे को समझ में आना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 15,600 है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट, उस डेरिवेटिव पीस ऑफ पेपर की 15,600 रुपये की प्राइस है, उसके अंदर लिखा हुआ एक अंडरलाइंग एसिड की वैल्यू 312 है। समझ में आया दोस्तों? ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा आप।